तो दोस्तों एक और बेहतरीन सीरीज इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है जिसका टाइटल है ब्लैक रैबिट। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक रैबिट करके इसका टाइटल रखा गया है, जो कि हमें एक मिनी सीरीज है और अभी इस सप्ताह देखने को मिलने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जाचरी जोन्स बेलिन एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्होंने किंग रिचर्ड 2021 से पटकथा लेखन में पदार्पण किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने क्रीड 3 2023, ग्रैन टूरिस्मो 2023, बॉब मार्ले, वन लव 2024 और द ऑर्डर 2024 जैसी फिल्मों की पटकथाएं भी लिखीं। प्रारंभिक जीवन। बेलिन विल्मिंगटन, डेलावेयर के मूल निवासी है। उन्होंने टैटनॉल स्कूल में पढ़ाई की और 2002 में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे फुटबॉल टीम में 2 बार अकादमिक ऑल अमेरिका रिसीवर रहे। 2. आजीविका। स्नातक होने के बाद बेलिन न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने डेव चैपल की ब्लॉक पार्टी, जैक गोज बोटिंग, टॉप 5, बोर्डवॉक एम्पायर और गॉसिप गर्ल सहित फिल्मों और टेलीविजन के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट और सेट ड्रेसर के रूप में काम किया। 4. उन्होंने किंग रिचर्ड के लिए पटकथा लिखी, जिसे मनोरंजन उद्योग की सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पटकथाओं की वार्षिक रिपोर्ट 2018 ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। 5 फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। बेलिन ने कीनन कुगलर के साथ क्रीड 3 का सहलेखन किया, जो 3 मार्च 2023 को व्यापक रिलीज के लिए तैयार है। अप्रैल 2022 में उन्हें बिल स्कारसगार्ड अभिनीत द क्रो पर आधारित एक नई फिल्म के लेखक के रूप में घोषित किया गया। 6. बेलिन जेसन बेटमैन और जूड लॉ की आगामी नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज ब्लैक रैबिट के लेखक है। 7. 2025 में यह बताया गया कि बेलिन ने एप्पल टीवी प्लस के लिए जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित एक शीर्षकहीन यूएफओ व्हिसलब्लोअर फिल्म लिखी थी। 8. व्यक्तिगत जीवन। बेलिन का विवाह कैथरीन टेमा सुसमैन से हुआ है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। 9. लेखन श्रेय। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 2021 राजा रिचर्ड रेनाल्डो मार्कस ग्रीन 2023 पंथ 3 माइकल बी जॉर्डन कीनन कुगलर के साथ ग्रैन टूरिज्मो नील ब्लोमकैम्प जेसन हॉल के साथ 2024 बॉब मार्ले वन लव रेनाल्डो मार्कस ग्रीन टेरेंस विंटर फ्रैंकी फ्लावर्स और रेनाल्डो मार्कस ग्रीन के साथ कोआ रूपर्ट सैंडर्स विल श्नाइडर के साथ आदेश जस्टिन कुर्जेल। संदर्भ। ब्लैक रैबिट एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन मिनी सीरीज है, जिसे जैक बेलिन और केट सुसमैन ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाया है और इसमें जूड लॉ और जेसन बेटमैन मुख्य भूमिका में है। यह नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी। आधार। जब न्यूयॉर्क शहर के हॉटस्पॉट लॉ का मालिक अपने अराजक भाई बेटमैन को अपने जीवन में वापस आने की अनुमति देता है, तो वह बढ़ते खतरों का द्वार खोल देता है, जो उसके द्वारा बनाई गई हर चीज को गिराने की धमकी देता है। 1. रालना। मुख्य। जूड लॉ, जेक फ्राइडकेन, ब्लैक रैबिट नामक एक रेस्तरां और वीआईपी लाउंज के मालिक। जेसन बेटमैन, विंस फ्राइडकेन, जेक के भाई। क्लियोपेट्रा कोलमैन, एस्टेले, ब्लैक रैबिट की इंटीरियर डिजाइनर और वेस की प्रेमिका। सोपे दिरिसु वेस, ब्लैक रैबिट के निवेशक, संगीतकार और जेक के दोस्त। अमाका ओकाफोर, रॉक्सी, ब्लैक रैबिट की मुख्य शेफ। ट्रॉय कोत्सुर, जो मैनकुसो, न्यूयॉर्क शहर में संगठित अपराध का नेता। पुनरावर्ती। रॉबिन डी जेसुस टोनी के रूप में ब्लैक रैबिट में एक शेफ। क्रिस कॉय बैबिट के रूप में। डगमारा डोमिंजिक, वेल, जेक की पूर्व पत्नी और हंटर की मां। एबे ली अन्ना, ब्लैक रैबिट में बारटेंडर। डॉन हार्वे मैट के रूप में। ओडेसा यंग जेन,
विंस की अलग हुई बेटी गस पिर्नी, मेल व्हिटनी के रूप में ब्लैक रैबिट की होस्ट, फॉरेस्ट वेबर जूनियर के रूप में जो का बेटा, अमीर माल्कलोव, नवीन ब्लैक रैबिट के एक अन्य निवेशक, माइकल कैश हंटर के रूप में जेक और वैल का बेटा, जॉन एल्स जूल्स जब्लोंस्की, मॉर्गन स्पेक्टर कैंपबेल के रूप में जासूस एलेन सेउंग के रूप में हेटियन पार्क। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 1 चक्रवात, जेसन बेटमैन जैक बेलिन और केट सुसमैन 18 सितंबर 2025। 2 काले खरगोश, जेसन बेटमैन जैक बेलिन और केट सुसमैन 18 सितंबर 2025। 3 त्वचा से संपर्क, लॉरा लिन्नी एंड्रयू हिंडरकर 18 सितंबर 2025। 4 अब और कोई गड़बड़ नहीं, लॉरा लिन्नी सारा गुबिन्स 18 सितंबर 2025। 5 ट्रेलब्लेजर, बेन सेमानोफ स्टेसी ओसेई कुफूर 18 सितंबर 2025। 6 अत्ताफ किनबॉय, बेन सेमानोफ कार्लोस रियोस 18 सितंबर 2025। 7 ये बच्चे लगभग मुनसोन हो गए थे, जस्टिन कुर्जेल जैक बेलिन और केट सुसमैन 18 सितंबर 2025। 8 आइल ऑफ जॉय, जस्टिन कुर्जेल जैक बेलिन और केट सुसमैन 18 सितंबर 2025। उत्पादन इस श्रृंखला की घोषणा 2022 में की गई थी, जिसमें जैक बेलिन और केट सुसमैन ने नेटफ्लिक्स के लिए जूड लॉ और जेसन बेटमैन को मुख्य भूमिकाओं में सेट किया था और बेलिन और सुसमैन के साथ कार्यकारी निर्माता थे। 2-3 कार्यकारी निर्माताओं में एग्रीगेट फिल्म्स के माइकल कॉस्टिगन और रिफ रफ एंटरटेनमेंट के बेन जैक्सन भी शामिल है। एंड्रयू हिंडरकर, जैक फ्रोगनोव्स्की, जस्टिन लेवी, डेविड बर्नन और एरिका के भी कार्यकारी निर्माता है। जेसन बेटमैन श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन भी कर रहे हैं। 4 निर्देशकों में लॉरा लिनी, जस्टिन कुर्जेल और बेन सेमनॉफ भी शामिल है। 5 मार्च 2024 में क्लियोपेट्रा कोलमैन को अमाका ओकाफोर, सोप डिरिसू और डगमारा डोमिंजिक के साथ अपुष्ट भूमिकाओं में शामिल किया गया था। 6 अप्रैल में क्रिस कॉय, ट्रॉय कोत्सुर, एबी ली, ओडेसा यंग और रॉबिन डी जेसुएस सहित अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की गई थी। 7-8 फिल्मांकन अप्रैल 2024 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। 9 मुक्त करना ब्लैक रैबिट का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को हुआ। 10 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 34 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 65% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। 11 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल दर्शाता है। सोपे दिरिसु, योरूबा, पी दिरिसु, केपीडीएस, जन्म 1991, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने 2016 में सैंड कैसल, क्रिमिनल और द हंट्समैन, विंटर्स वॉर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2020 से उन्होंने स्काई अटलांटिक सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन में इलियट कार्टर की भूमिका निभाई है, जबकि 2022 में उन्होंने पीरियड ड्रामा फिल्म मिस्टर मेलकम्स लिस्ट में मुख्य किरदार निभाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा सोपे दिरिसु का जन्म 1991 में लंदन में नाइजीरियाई माता-पिता के यहाँ हुआ था। 1-2 उनके पिता ने प्रचारक बनने से पहले इतिहास और उनकी मां ने कानून की पढ़ाई की थी। 3-1 उन्होंने बेडफोर्ड मॉडर्न स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 2006 में राष्ट्रीय युवा रंगमंच में शामिल हो गए। 1-4-5 बाद में उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वहां अध्ययन के दौरान उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय की लायंस अमेरिकी फुटबॉल टीम के लिए क्वार्टरबैक खेला। 1-6 आजीविका 2012 में दिरिसु ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के ओपन स्टेज प्रोग्राम के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। उनकी पहली स्टेज भूमिका शेक्सपियर के नाटक पेरिक्लीज,
प्रिंस ऑफ टायर में पेरिक्लीज की थी। एक रॉयल शेक्सपियर कंपनी के बाद दिरिसु नेशनल यूथ थिएटर में लौट आए, जहां उन्होंने आरईपी कंपनी के प्रोग्राम में 8 महीने तक प्रशिक्षण लिया। 7-8 इसके बाद उन्होंने द मिल, यूटोपिया, ह्यूमंस, द कैजुअल वैकेंसी, सिबलिंग्स और अंडरकवर सहित कई टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया है। 8-7-9-10 2015 लंदन कॉमिक कॉन में दिरिसु 2016 की 3 फिल्मों क्रिमिनल, द हंट्समैन, विंटर्स वॉर और सैंड कैसल में दिखाई दिए। 2016 में वह एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर के एक एपिसोड नोजडाइव में भी दिखाई दिए। दिरिसु को रॉयल शेक्सपियर कंपनी में कोरियोलेनस के रूप में उनके 2017 के प्रदर्शन के लिए इयान चार्ल्सन पुरस्कारों में प्रशंसा मिली। 11 उन्हें फिल्म हिज हाउस में बोल की भूमिका के लिए 2020 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया था। 12 2023 में दिरिसु ने एप्पल टीवी सीरीज स्लो हॉर्सेस के तीसरे सीजन में सीन डोनोवन की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012 लेजरस राइसिंग प्राइवेट मॉरिस, आवाज लघु फिल्म 2013 मनलिया लड़का, सी लघु फिल्म 2016 आपराधिक अग्निशमन अधिकारी, द हंट्समैन, विंटर्स वॉर टूल, यात्रा जेम्स लघु फिल्म, मृत सागर एम्मानुएल लघु फिल्म, मातृभूमि मूसा सिदीबे लघु फिल्म 2017 रेत का महल सार्जेंट कोल, लड़ाई कहा लघु फिल्म, वाटरलू में एक लड़ाई कोलमैन लघु फिल्म 2020 उसके घर बोल, 2021 मदर्स डे डोनाल्ड, खामोश रात जेम्स, ज्वार टकर, इसे द कॉलोनी के नाम से भी जारी किया गया। 2022 श्री मेलकम की सूची श्री मेलकम, 2023 रात का पीछा करते हुए लियोन लघु फिल्म, क्लियोपेट्रा कोलमैन, जन्म 29 अक्टूबर 1987, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है जो फॉक्स कॉमेडी सीरीज द लास्ट मैन ऑन अर्थ 2015 से 2018 में एरिका डंडी की भूमिका के लिए जानी जाती है। उनकी अन्य कृतियों में सिल्वर सन 2004, नेबर्स 2006 से 2007, द एलिफेंट प्रिंसेस 2008 से 2009, स्टेप अप रेवोल्यूशन 2012, व्हाइट फेमस 2017, इन द शैडो ऑफ द मून 2019, डोपसिक 2021, इन्फिनिटी पूल एंड कॉबवेब 2023 और क्लिप्ड 2024 शामिल है। प्रारंभिक जीवन कोलमैन का जन्म 29 अक्टूबर 1987 को वेंटवर्थ फॉल्स, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक और वह स्कॉटिश पिता और जमैकाई मां की बेटी, बायर्न बे में पली बड़ी। एक हाई स्कूल के बाद उन्होंने लॉस एंजिल्स का दौरा किया और फिर कुछ साल बाद वहां चली गईं। 2 उन्होंने मेलबर्न के सेंट किल्डा स्थित नेशनल थिएटर ड्रामा स्कूल से प्रशिक्षण लिया। 3 एक प्रतिभाशाली नर्तकी के रूप में वह 2002 में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय नृत्य चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। 3 आजीविका कोलमैन ने अपने पेशेवर फिल्म और टेलीविजन कैरियर की शुरुआत 2005 में एक किशोरी के रूप में अपने गृह देश ऑस्ट्रेलिया में की थी, जब उन्हें एबीसी और 7 नेटवर्क के लिए विज्ञानफाई किशोर नाटक सिल्वरसन में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 3 2006 में कोलमैन को लंबे समय से चल रहे ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा नेबर्स में ग्लेन फॉरेस्ट की भूमिका में लिया गया था। 4 कोलमैन अन्य ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन कार्यक्रमों में भी दिखाई दिए, जिनमें द एलिफेंट प्रिंसेस, ब्लू हीलर्स, होलीज हीरोज, विकेड साइंस, सिटी होमिसाइड और रश शामिल है। 5 2008 में कोलमैन मेलबर्न के रेड स्टिच एक्टर्स थिएटर के साथ साइमन स्टीफंस के मोटरटाउन के एक स्टेज प्रोडक्शन में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 2011 में कोलमैन प्रोडक्शंस के लिए अपने पिता मिक कोलमैन के साथ उन्होंने लघु फिल्म ट्रेन्स का सहलेखन, कार्यकारी निर्माण और अभिनय किया। 5
2012 में उन्हें स्टेप अप रेवोल्यूशन 2012 में डीजे पेनेलोप के रूप में उनकी ब्रेकआउट मोशन पिक्चर भूमिका के लिए चुना गया। 5 उन्होंने 2014 में नर्वो यू आर गोना लव अगेन, फार ईस्ट मूवमेंट चेंज योर लाइफ और गैलेंटिस रनअवे यू एंड आई के कई संगीत वीडियो में भी काम किया। 2014 में कोलमैन को फॉक्स कलाकारों की कॉमेडी सीरीज द लास्ट मैन ऑन अर्थ में एक नियमित कलाकार के रूप में लिया गया था। 6 उन्होंने 4 सीजन तक एरिका डंडी की भूमिका निभाई। 2016 में कोलमैन ने सीरीज बेटर थिंग्स में अतिथि भूमिका निभाई। 5 एक साल बाद उन्होंने पर्यावरण संबंधी सिफी थ्रिलर होवर का लेखन, निर्माण और अभिनय किया। 5 उन्होंने 2017 शोटाइम कॉमेडी व्हाइट फेमस में सैडी लुइस की भूमिका निभाई। 5 2019 में उन्होंने ग्रेग अराकी की नाव एपोकेलिप्स 5 और सीरीज सॉरी फॉर योर लॉस में अतिथि भूमिका निभाई। 5 वह जिम मिकल निर्देशित नेटफ्लिक्स फिल्म इन द शैडो ऑफ द मून 2019 में रिया के रूप में दिखाई दीं। 5 2020 में कोलमैन ने रॉबर्ट श्वार्टजमैन द्वारा निर्देशित विचित्र स्वतंत्र कॉमेडी द आर्गुमेंट में ट्रिना की भूमिका निभाई। 5 2021 में कोलमैन ने लायंसगेट द्वारा रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी द राइट वन 5 की मुख्य महिला भूमिका सारा की भूमिका निभाई और लेह वेहनल द्वारा निर्देशित डेफ्टोन्स के सेरेमनी संगीत वीडियो में अभिनय किया। 2021 में ही उन्होंने ग्रेस पेल की भूमिका निभाई और माइकल कीटन और कैटिलिन डेवर के साथ मिनी सीरीज ड्रामा डोपेसिक में काम किया। 5 2023 में उन्होंने सैमुअल बोडिन द्वारा निर्देशित और लिजी कैप्लन और एंटनी स्टार द्वारा सहअभिनीत फिल्म में अभिनय किया। कोबवेब 2023 में मिस डिवाइन की भूमिका निभाई। 5 इसके बाद उन्होंने ब्रैंडन क्रोनबर्ग की फिल्म इन्फिनिटी पूल 2023 में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड और मिया गोथ के साथ अभिनय किया। 5 उन्होंने जैक स्नाइडर की नेटफ्लिक्स मूल विज्ञान फंतासी महाकाव्य रेबेल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर 2023 5 और रेबेल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर 2024 में देवरा ब्लडएक्स के रूप में भी अभिनय किया। 5 व्यक्तिगत जीवन 2017 से 2021 तक कोलमैन ने कनाडाई अभिनेता अवन जोगिया को डेट किया। दोनों के प्रशंसकों ने यह देखकर कि उन्होंने उस साल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, 2021 तक यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि क्या उनका ब्रेकअप हो गया है। 7 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012 क्रांति को आगे बढ़ाए डीजे पेनेलोप 2014 डर क्लिनिक मेगन 2017 10 ले लो सहारा 2018 मंडराना क्लाउडिया लेखक भी 2019 चांद की छाया में रिया जेम्स बनाम उसका भविष्य कोर्टनी 2020 तर्क ट्रीना 2021 सही सारा सैली अमाका ओकाफोर एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। उन्हें थिएटर में उनके काम और फिल्म ग्रेटेस्ट डेज 2023 के साथ साथ BBC वन सीरीज द रिस्पॉन्डर 2022 और नेटफ्लिक्स सीरीज बॉडीज 2023 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ओकाफोर का जन्म बर्मिंघम में एक नाइजीरियाई रेगे कलाकार पिता और एक भारतीय पत्रकार मां के घर हुआ था और बड़े होने के दौरान वे यूके में घूमती रहीं। 1-2 उन्होंने लिवरपूल जॉन मूरेस विश्वविद्यालय में थिएटर डिजाइनिंग का अध्ययन किया। 1-3 उन्होंने स्कूलों, जेलों और चर्चों में सामुदायिक थिएटर का दौरा करके अपना करियर शुरू किया और 2 साल तक लंदन में यूनिकॉर्न थिएटर समूह की सदस्य रहीं। 4-5 आजीविका मूल रूप से सैली अमाका ओकाफोर के रूप में श्रेय दी गई। उन्होंने फ्लोरियन जेलर की द सन में सोफिया की भूमिका निभाते हुए वेस्ट एंड थिएटर की शुरुआत की, जो कि अक्टूबर 2019 में किलबर्न के किल्न थिएटर से ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में स्थानांतरित हो गई। 3-6 2016 में वह नेशनल थिएटर में पीटर पैन में दिखाई दी
और 2018 में उसी थिएटर में मैकबेथ में लेडी मैकडफ की भूमिका निभाई। 7-8 वह रॉयल कोर्ट थिएटर में होप हैज़ ए हैप्पी मील 2023, ग्रिमली हैंडसम 2017, इट्स ऑल मेड अप, द स्पेस बिटवीन और ICU में दिखाई दी है। 9-10-11 उन्होंने यूनिकॉर्न थिएटर के द टेम्पेस्ट में मिरांडा, अल्मेरा थिएटर के हेमलेट में गिल्डेनस्टर्न, स्कॉटलैंड के नेशनल थिएटर के ग्लासगो गर्ल्स में अमल और बार्बिकन सेंटर में हेमलेट में एक अधिकारी की भूमिका निभाई है। 12-13 उनके अन्य थिएटर क्रेडिट में नोरा, ए डॉल्स हाउस 2020, बर्ड और आफ्टर द एंड 2022 शामिल है। 2-14-15 ओकाफोर के टेलीविजन काम में BBC के द रेस्पोंडर में केंद्रीय चरित्र क्रिस कार्सन की पूर्व सहयोगी DI डेबोरा बार्न्स की भूमिका निभाना शामिल है। 16 वह BBC के नाटक द स्प्लिट 2020 में भी दिखाई देती है। 2 ओकाफोर नेटफ्लिक्स के बॉडीज में DS हसन के रूप में दिखाई देती है। 9-17 बॉडीज का निर्माण पॉल टॉमलिन ने किया है, जिसका निर्देशन मार्को क्रेजपेंटनर ने किया है, और यह सी स्पेंसर और डीन ऑर्मस्टन के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। 1 आज तक की उनकी सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक में ओकाफोर ने आइसलिंग बी, एलिस लोव और जेड एडम्स के साथ ग्रेटेस्ट डेज में अभिनय किया है, जो टेक दैट के स्मैश हिट स्टेज म्यूजिकल द बैंड का 2023 का सिनेमाई रूपांतरण है। 18 ग्रेटेस्ट डेज में 25 साल बाद फिर से मिलते हुए स्कूल के दोस्तों के समूह को दिखाया गया है। 19-20 BFI की समीक्षा में कहा गया है कि ओकाफोर और उनके सहकलाकार फिल्म के अधिक पूर्वानुमानित कथानक और चुटकुलों का भरपूर लाभ उठाते हैं। 21 उनकी अन्य फिल्मों में लियो लेह द्वारा निर्देशित आगामी UK इंडी कॉमेडी ड्रामा स्वीट सू शामिल है। 1-9 ओकाफोर को रेडियो नाटक और ऑडियोबुक में उनके काम के लिए भी जाना जाता है, जो लंबे समय से चल रहे BBC सोप द आर्चर्स में काज को चित्रित करते हैं। इस ग्रामीण सोप ओपेरा में एक बेम चरित्र की एक दुर्लभ, संक्षिप्त घटना। 22 और मार्क रेवेनहिल के डायोन बुसिकाउल्ट नाटक द ऑक्टोरून के अनुकूलन में जो और नील गैमन की पॉडकास्ट श्रृंखला द सैंडरमैन में दिखाई दे रही है। 5-23-24 उन्होंने टॉम स्टॉपर्ट के 2013 रेडियो प्ले डार्कसाइड में एमिली मैककॉय के रूप में अभिनय किया, जो पिंक फ्लॉयड के क्लासिक एल्बम द डार्क साइड ऑफ द मून पर आधारित था। 25-26 मान्यता ओकाफोर को 2023 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया। 2012 में कोत्सुर ने साइरानो डे बर्जरैक पर आधारित और डेफ वेस्ट थिएटर और द फाउंटेन थिएटर के सहनिर्माण नाटक साइरानो में अभिनय किया। स्टीफन सैक्स द्वारा निर्देशित इस नाटक का प्रीमियर अप्रैल 2012 में हुआ था। 7 साइरानो के बाद कोत्सुर ने फीचर फिल्म नो ऑर्डिनरी हीरो द सुपरडेफी मूवी का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 2013 में हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 10 2016 में उन्होंने डेबोरा लाविन की स्वतंत्र फिल्म वाइल्ड प्रेरी रोज में अभिनय किया। 11 इस फिल्म ने हार्टलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिमी स्टीवर्ट लिगेसी पुरस्कार जीता। 12 द मंडलोरियन में टस्कन रेडर्स सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कोत्सुर को इस सांकेतिक भाषा को विकसित करने के लिए लाया गया था। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे एक अभिनेता भी है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न लगे कि वे चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें उनके मैनेजर से पता चला, तो उन्हें मुख्य टस्कन रेडर की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया गया। 13-14 2021 में कोत्सुर फीचर फिल्म कोडा में एक सुनने में सक्षम किशोर बेटी के बधिर पिता की सहायक भूमिका में दिखाई दिए। निर्देशक सियान हेडर ने पहली बार डेफ वेस्ट प्रोडक्शंस आवर टाउन और एडवर्ड एलबी की एट होम एट द जू में उनके अभिनय को देखा और उन्हें कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा बनाया। NPR ने बताया कि फिल्म में कोत्सुर के प्रदर्शन ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को चकित कर दिया। 15 कोत्सुर को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले,
जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड, उत्कृष्ट सहायक प्रदर्शन के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है। 2025 में कोत्सूर फाउंडेशन में द्वितीय फाउंडेशन के नेता प्रीम पाल्वर के रूप में दिखाई दिए। कोत्सूर फ्लैश बिफोर द बैंग में अभिनय करने के लिए तैयार है, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा टेलीविजन शो है जिसमें सभी बधिर कलाकार हैं। 17 व्यक्तिगत जीवन। कोत्सूर का विवाह अभिनेत्री डीन ब्रे से हुआ है, जो स्वयं भी बधिर है, तथा उनकी एक बेटी है, कायरा मोनिक कोत्सूर, जिसका जन्म 8 सितंबर 2005 को हुआ। अभिनय श्रेय। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2007 संख्या 2392, 2008 सार्वभौमिक संकेत क्रिस, 2009 देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बधिर मनोरंजनकर्ता वृत्तचित्र, 2013 कोई साधारण नायक नहीं, सुपरडेफी मूवी मैट निर्देशक भी, 2021 कोडा फ्रैंक रॉसी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, 2025 ठंडी रोशनी में इच्छा, रहनुमा डाक उत्पादन, टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2001 मजबूत दवा लार्स एपिसोड फिक्स, 2002 से 2005 सू थॉमस एफबीआई ट्रॉय मायर्स 5 एपिसोड, 2003 डॉक्टर ट्रॉय एपिसोड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, 2006 सीएसआई एनवाई डेनिस मिचम एपिसोड साइलेंट नाइट, 2007 स्क्रब्स श्री फ्रांसिस एपिसोड मेरे ज्ञान के शब्द, 2012 आपराधिक दिमाग जॉन मायर्स एपिसोड द साइलेंसर, 2019 मंडलोरियन टस्कन रेडर स्काउट नंबर 1 एपिसोड अध्याय 5 द गनस्लिंगर, 2023 सुपरबोल एलवीआई 18 वह स्वयं राष्ट्रगान दुभाषिया, 2024 अपने उत्साह को नियंत्रित रखे वह स्वयं एपिसोड वर्टिकल ड्रॉप हॉरिजॉन्टल टग, 2025 नीम्फ प्रीम पाल्वर सीजन 3 काला खरगोश जो मैनकुसो लघु श्रृंखला। थिएटर। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1989 कहीं एक कमरे में सुजैन जेडर द्वारा लिखित नाटक, विक्टर ब्राउन द्वारा निर्देशित 7 1991 से 1992 कोष द्वीप ट्रेजर आइलैंड पर आधारित नेशनल थिएटर ऑफ द डेफ के तहत दौरा। लॉ ने फंतासी फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड में एक जादूगर एल्बस डंबलडोर का किरदार निभाया था। 83 इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ 16 नवंबर 2018 को रिलीज किया गया था। 85 लॉ ने वुडी एलेन की ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क 2019 में एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया। 86 लॉ ने 2019 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म कैप्टन मार्वल में योनरोग का भी किरदार निभाया। 87 जो वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 88 2023 में लॉ ने पीटर पैन एंड वेंडी में कैप्टन हुक की भूमिका निभाई। लॉ स्टार वार्स स्केलेटन क्रू में अभिनय कर रहे हैं, जिसका प्रीमियर 2 दिसंबर 2024 को डिज्नी प्लस पर हुआ था। 91 लॉ को एलेन कुरास द्वारा निर्देशित द्वितीय विश्व युद्ध के युग की ड्रामा फिल्म ली में कलाकार रोलैंड पेनरोज की भूमिका निभाने के लिए जोड़ा गया था। 92 लेकिन बाद में उनकी जगह अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने ले ली। 93 ओलिवियर असायास के राजनीतिक नाटक द विजार्ड ऑफ द क्रेमलिन में जूड लॉ एक बहुत ही भयावह किरदार निभाते हैं। व्लादिमीर पुतिन। 94 फिल्म का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल 95 में हुआ था। अन्य कार्य। सक्रियतावाद। 2002 में लॉ ने फर एंड अगेंस्ट शीर्षक से एक रेस्पेक्ट फॉर एनिमल्स एंटीफर सिनेमा विज्ञापन का निर्देशन किया। इसमें गैरी केम्प द्वारा रचित संगीत का इस्तेमाल किया गया था और इसमें लॉ, क्रिसी हिंडे, मोबी,
जॉर्ज माइकल, डैनी गोफे, राइस इफांस, सैडी फ्रॉस्ट, हेलेना क्रिस्टेंसन, सर पॉल मैकार्टनी, मेलानी सी और स्टेला मैकार्टनी ने अभिनय किया था। 96 2013 में पेटा का प्रतिनिधित्व करते हुए लॉ ने विश्व व्यापार संगठन को सील व्यापार पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को जारी रखने के समर्थन में एक पत्र लिखा। 3 साल पहले लागू किए गए इस प्रतिबंध का कनाडा सरकार ने विरोध किया था। 97 2011 में लॉ अलेक्जेंडर लुकाशेंको और बेलारूसी लोकतंत्र आंदोलन पर उनके क्रूर दमन के खिलाफ सड़क विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 98 अफगानिस्तान शांति प्रयास। जुलाई 2007 में लॉ और जेरेमी गिली एक आगामी फिल्म के लिए और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को चिह्नित करने के लिए शांति प्रतिबद्धताओं और गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए 10 दिनों की अवधि के लिए अफगानिस्तान में थे। 99 100 यूनिसेफ प्रतिनिधि कैथरीन एम्बेंग्यू के साथ उन्होंने एक फिल्म क्रू के साथ पूर्वी अफगानिस्तान के खतरनाक इलाकों की यात्रा की और फिल्मांकन किया। बच्चों, सरकारी मंत्रियों, सामुदायिक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया। 101 उन्होंने स्कूलों में भी फिल्मांकन किया और राजधानी काबुल के अंदर और बाहर विभिन्न यूनिसेफ समर्थित कार्यक्रमों का दौरा किया। 102 103 पीस वन डे के प्रयासों को 21 सितंबर को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के उपलक्ष्य में समन्वित किया जाता है। 104 105 द डे आफ्टर पीस नामक फिल्म का प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 106 107 108 जिसके बाद इसे 21 सितंबर 2008 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक भव्य स्क्रीनिंग में दिखाया गया। 109 30 अगस्त 2008 को लॉ और गिली शांति दिवस के आसपास की गतिविधियों को जारी रखने में मदद करने के लिए अफगानिस्तान लौट आए। उन्होंने राष्ट्रपति हामिद करजी, नाटो और संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों और सहायता समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की, जहां उन्होंने द डे आफ्टर पीस भी दिखाया, जिसमें 2007 में पूरे अफगानिस्तान में हुई गतिविधियों का विवरण है। इसमें असुरक्षित क्षेत्रों में 14 लाख बच्चों के पोलियो के विरुद्ध शांतिपूर्ण टीकाकरण के लिए यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। 110 111 112 113 परोपकार। 2004 में लॉ ने यंग विक थिएटर के 12.5 मिलियन पुनर्विकास परियोजना के लिए 2.5 मिलियन जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया। 114 115 116 और 2006 में थिएटर सफलतापूर्वक फिर से खुल गया। 117 2007 तक लॉ यंग विक समिति के अध्यक्ष थे, जिसके दौरान उन्होंने थिएटर के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मान व्यक्त किया। 118 2006 में वह यूनिसेफ को लाभ पहुंचाने के लिए सॉकर एड सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में रॉबी विलियम्स के साथ शामिल हुए। 119 2006 में उन्होंने एंथनी मिंगेला द्वारा निर्देशित सैमुअल बेकेट रीडिंग और प्रदर्शनों के संकलन में अभिनय किया। रीडिंग टाउन हॉल में बेकेट गाला इवनिंग के साथ मैकमिलन कैंसर सपोर्ट के लिए 22,000 पाउंड से अधिक का दान दिया गया। 120 इसके अलावा 2006 में फ्रॉस्ट एंड लॉ ने एक दक्षिण अफ्रीकी अनाथालय में शेक्सपियर के एक नाटक का निर्देशन किया। उन्होंने फ्रॉस्ट और उनके बच्चों के साथ डरबन की यात्रा की ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जिन्होंने एड्स के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। 121 जुलाई 2007 में चैरिटी के संरक्षक के रूप में उन्होंने यंग जुलू वॉरियर्स द्वारा एड्स थीम वाले संगीत थुला सिजवे के महीने भर के दौरे को शुरू करने में मदद की। 122 इसके अलावा 2007 में उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ बटा बिग आस्क अभियान को प्रोत्साहित किया। लॉ ने मेक पॉवर्टी हिस्ट्री, राइज डेनियल्स ट्रस्ट और वेव ट्रॉमा सेंटर जैसे संगठनों के लिए चैरिटी का काम किया है। 126 वह मेक ए विश फाउंडेशन और प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड्स का समर्थन करते हैं। 127 128 129 130 वह कैटरीना से तबाह हुए
न्यू ऑरलियंस के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए म्यूजिक फॉर टुमारो फाउंडेशन के अध्यक्ष है। 131, 132 लॉ प्रिंस ऑफ वेल्स चिल्ड्रन एंड द आर्ट्स फाउंडेशन के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। 133 वे ब्रेस्ट कैंसर केयर का समर्थन करते हैं। 134 और दिसंबर 2008 में उन्होंने विलो फाउंडेशन के अभियान स्टार्स ऑन कैनवस के लिए एक छोटा कैनवास बनाकर उनका समर्थन किया। 135, 136, 137 अप्रैल 2009 में उन्होंने एजुकेशन अफ्रीका नामक चैरिटी को एक मास्क भेंट करके सहयोग दिया, जिसे उन्होंने स्वयं चित्रित और हस्ताक्षरित किया था। यह अभियान एजुकेशन अफ्रीका द्वारा ईबे पर शुरू किया गया था। 138 लॉ ने जूडी डेंच के साथ मिलकर हैम्पस्टेड स्थित सेंट स्टीफन्स चर्च को बचाने में मदद की। उन्होंने उस अभियान का समर्थन किया जिसके तहत उत्तरी लंदन स्थित विक्टोरियन चर्च के नवीनीकरण के लिए 45 लाख पाउंड की राशि जुटाई गई। मार्च 2009 में इस इमारत को एक कला और सामुदायिक केंद्र के रूप में फिर से खोला गया। 139, 140 डेविड जूड हेवर्थ लॉ, जन्म 29 दिसंबर 1972, एक अंग्रेज अभिनेता है। उन्होंने ब्रिटिश थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और फिर विभिन्न टेलीविजन प्रस्तुतियों और फीचर फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं। लॉ को एंथनी मिंगेला की फिल्म द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले 1999 में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बाफ्टा पुरस्कार मिला और इसी श्रेणी में उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। लॉ को स्टीवन स्पीलबर्ग की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001, सैम मेंडेस की रोड टू पर्डिशन 2002 और मिंगेला की कोल्ड माउंटेन 2003 में और भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा नामांकन प्राप्त हुए। इसके अलावा ड्रामा क्लोजर 2004 और रोमांटिक कॉमेडी द हॉलिडे 2006 भी शामिल है। इसके बाद उनकी भूमिकाएं शर्लक होम्स 2009 और शर्लक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज 2011 में डॉ वॉटसन, फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड 2018 और फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर 2022 में एक युवा एल्बस डंबलडोर और कैप्टन मार्वल 2019 में योनरोग के रूप में रहीं। ये सभी उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज में शुमार है। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कॉन्टेगियन 2011, ह्यूगो 2011, साइड इफेक्ट्स 2013, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014 और स्पाई 2015, साथ ही टेलीविजन श्रृंखला द यंग पोप 2016, द न्यू पोप 2020 और स्टार वार्स स्केलेटन क्रू 2024 शामिल है। अपने फिल्मी काम के अलावा लॉ ने कई वेस्ट एंड और ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में भी काम किया है, जिनमें 1994 में लेस पेरेंट्स टेरिबल्स, 2010 में हेमलेट और 2011 में अन्ना क्रिस्टी शामिल है। इनके लिए उन्हें 2 टोनी पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला। उन्हें मानद सीजर से भी सम्मानित किया गया है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का नाइट घोषित किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड जूड हेवर्थ लॉ, एक का जन्म 29 दिसंबर 1972 को लंदन के लुईशम बरो में हुआ था। 2 उनके पिता पीटर रॉबर्ट लॉ और मार्गरेट एनी हेवर्थ थे। दोनों शिक्षक थे जिनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। 1 लॉ के अनुसार उनके पिता बाद में लंदन में सबसे कम उम्र के हेडमास्टर बने। 3 वह अपनी नानी के माध्यम से वेल्श वंश के हैं, जो मूल रूप से अपने परिवार से लंबे समय से खोई हुई थीं क्योंकि लॉ की मां को एक बच्चे के रूप में गोद लेने के लिए रखा गया था। 4 लॉ को उनके पिता के सबसे अच्छे दोस्त के नाम पर पहला नाम डेविड दिया गया था, लेकिन उन्हें हमेशा उनके मध्य नाम जूड से संदर्भित किया जाता रहा है। 5 जिसे थॉमस हार्डी के उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर और बीटल्स के गीत हे जूड दोनों के नायक से लिया गया था। 6 वह अपनी बड़ी बहन 7 नताशा
8 के साथ ग्रीनविच के बरो के एक क्षेत्र ब्लैकहीथ में पलेबरे, जहां उनकी शिक्षा हुई, पहले जॉन बॉल प्राइमरी स्कूल में, 9 फिर कुछ समय के लिए किडब्रुक स्कूल में, 10 और फिर एलेन स्कूल में। 9 आजीविका 1987 से 1999 प्रारंभिक कार्य और सफलता। लॉ ने 1987 में नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर के साथ अभिनय करना शुरू किया। 11 हालांकि अभिनय में उनकी रुचि बचपन में ही शुरू हो गई थी। जब वह 5 साल के थे तब उन्हें पहले सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन के एक कार्यक्रम में शामिल किया गया था। स्कूल के प्रति अरुचि बढ़ने के कारण लॉ ने अभिनय करने के लिए 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। 12 एडिनबर्ग फ्रिंज से सम्मानित नाटक द रैग्ड चाइल्ड में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 13 उनकी पहली प्रमुख मंच भूमिकाओं में से एक फिलिप रिडले की द फास्टेस्ट क्लॉक इन द यूनिवर्स में फॉक्सट्रॉट डार्लिंग की भूमिका थी, जिसे उन्होंने लंदन के हैम्पस्टेड थिएटर में प्रदर्शित किया था। 14 लॉ ने 1994 में जीन कोक्ट्यू की ट्रेजिकोमेडी लेस पेरेंट्स टेरिबल्स के वेस्ट एंड संस्करण में माइकल की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन सीन मैथियस ने किया था। 15-16 इस प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट नवागंतुक के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिला। 17 और साथ ही इसी श्रेणी के शीर्षक के तहत इयान चार्ल्सन पुरस्कार भी मिला। 18 शीर्षक बदलकर इंडिस्क्रीशंस करने के बाद नाटक को फिर से तैयार किया गया और 1995 में ब्रॉडवे में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां लॉ ने कैथलीन टर्नर, रोजर रीस और सिंथिया निक्सन के साथ अभिनय किया। 19-20 इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 21 और थिएटर वर्ल्ड पुरस्कार मिला। 22 1989 में लॉ को बीट्रिक्स पॉटर की बच्चों की किताब द टेलर ऑफ ग्लूसेस्टर पर आधारित एक फिल्म में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने विभिन्न ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखलाओं में छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें ग्रेनेडा टीवी द्वारा निर्मित आईटीवी सोप ओपेरा फैमिलीज में 2 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 23 वह आईटीवी के शर्लक होम्स के शॉस्कोम्ब ओल्ड प्लेस एपिसोड में भी दिखाई दिए। 24 और उन्होंने बीएफआई बटा चैनल 4 की लघु फिल्म द क्रेन 1992 में मुख्य भूमिका निभाई। 25 1994 में लॉ ब्रिटिश अपराध ड्रामा शॉपिंग में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें उनकी तत्कालीन भावी पत्नी सैडी फ्रॉस्ट ने भी अभिनय किया। 25 बाद में उन्हें ऑस्कर वाइल्ड की बायोपिक वाइल्ड 1997 में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्होंने मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जीता और साथ ही लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस। 26-27 स्टीफन फ्राई के वाइल्ड के ग्लैमर्स युवा प्रेमी के चित्रण के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। 12 न्यूयॉर्क टाइम्स के समीक्षक जेनेट मसलिन ने उल्लेख किया कि लॉ की देखे टीएफडी कामुक सुंदरता और मजाकिया, बचकाना चिड़चिड़ापन डगलस को एक रॉक स्टार की उपस्थिति देता है। 29-30 एंड्रयू निकोल की साइंस फिक्शन फिल्म गट्टाका 1997 में लॉ ने एक विकलांग पूर्व तैराकी स्टार की भूमिका निभाई, जो सुजन ग्रस्त डायस्टोपिया में रहता है। 31 क्लिंट ईस्टवुड की मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ गुड एंड एविल 1997 में उन्होंने बिली हैंसन की भूमिका निभाई, जो एक पुरुष वेश्या थी, जिसे उसके साथी केविन स्पेसी द्वारा चित्रित एक कला डीलर ने मार डाला था। 32-33 लॉ ने द विजडम ऑफ क्रोकोडाइल्स 1998 में एक पिशाच और विशेषज्ञ प्रलोभक स्टीवन ग्रल्सच की भूमिका भी निभाई। 34-35 1999 में लॉ ने एंथनी मिंगेला द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले में मैट डेमन, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, केट ब्लैंचेट और फिलिप सीमोर हॉफमैन के साथ अभिनय किया। 36 लॉ ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सैक्सोफोन बजाना सीखा। 37 और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार, 38 के साथ साथ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 39 द गार्जियन फिल्म समीक्षक पीटर ब्रैडशॉ ने लॉ पर टिप्पणी की कि उन्होंने देखे टीएफडी उत्कृष्ट डिकी के रूप में एक बहुत ही स्टाइलिश और करिश्माई प्रदर्शन दिया,
जो पूरी तरह क्रूरता और सनक से भरा था। 40 इस समय लॉ और उनकी तत्कालीन पत्नी सैडी फ्रॉस्ट प्रिमरोज हिल सेट के सदस्य थे। 41 जिसने जॉनी ली मिलर जैसे अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 42 1996 में प्रोडक्शन कंपनी नेचुरल नायलॉन की स्थापना की। 43 जिसे बाद में उन्होंने 2003 में छोड़ दिया। 44 2001 में लॉ ने फिल्म एनिमी एट द गेट्स में रूसी स्नाइपर वासिली जायत्सेव की भूमिका निभाई और फिल्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001 के लिए बैले नृत्य सीखा। 45 2002 में लॉ ने सैम मेंडेस की 1930 के दशक की पीरियड ड्रामा रोड टू पर्डिशन में एक मोब हिटमैन की भूमिका निभाई। 6 2003 में उन्होंने फिर से निर्देशक मिंगेला के साथ पीरियड वॉर फिल्म कोल्ड माउंटेन के लिए निकोल किडमैन और रेनी जेलवेगर के साथ सहयोग किया, जिसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 46 27 प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार। 47 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 48 लॉरेंस ओलिवियर के प्रशंसक लॉ ने सुझाव दिया कि अभिनेता की छवि को 2004 की फिल्म स्काई कैप्टन एंड द वर्ल्ड ऑफ टुमारो में शामिल किया जाए। कंप्यूटर ग्राफिक्स तकनीक का उपयोग करते हुए युवा ओलिवियर के फुटेज को फिल्म में मिला दिया गया, जिसमें उन्होंने डॉटोटेनकोव की भूमिका निभाई, जो एक रहस्यमय वैज्ञानिक प्रतिभा और पर्यवेक्षक थे। 49 स्काई कैप्टन एंड द वर्ल्ड ऑफ टुमारो नेचुरल नायलॉन द्वारा निर्मित अंतिम फिल्म होगी, जो लॉ सहित अपने संस्थापक सदस्यों के प्रस्थान के साथ बंद हो गई थी। कंपनी को बड़ी सफलता नहीं मिली। 51 इसके अलावा 2004 में लॉ ने अल्फी में शीर्षक चरित्र को चित्रित किया, जो बिल नॉर्टन की 1966 की फिल्म का रीमेक था, जिसमें माइकल केन द्वारा शुरू की गई भूमिका थी। 52 53 54 रीमेक को नकारात्मक समीक्षा मिली। 55 लॉ ने बाद में 2007 की फिल्म स्लीथ में केन की पिछली भूमिकाओं में से एक को निभाया, जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर द्वारा रूपांतरित किया गया था और केन के साथ खुद अभिनय किया था, जिन्होंने लॉरेंस ओलिवियर द्वारा शुरू की गई संरक्षक भूमिका निभाई थी। 56 पीपल पत्रिका ने नवंबर 2004 के अंक में लॉ को सबसे सेक्सी जीवित पुरुष का नाम दिया। उनके आई हार्ट हकबीज के सहकलाकार नाओमी वाट्स के हवाले से कहा गया कि वह सबसे सुंदर आदमी है जो कभी पृथ्वी पर चला गया, एक बिल्कुल सही तेलचित्रकला। 57 2006 में उन्होंने नैन्सी मेयर्स द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द हॉलिडे में एकल माता-पिता की भूमिका निभाई। 58 2007 में लॉ ने रोमांटिक ड्रामा माई ब्लूबेरी नाइट्स में नोरा जोन्स के साथ अभिनय किया, जिसका प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ। इसके अतिरिक्त उन्हें 32वें सीजर पुरस्कारों में मानद सीजर मिला। 59 60 और उन्हें फ्रांसीसी राजदूत जेरार्ड एरेरा द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का नाइट नामित किया गया। 61 62 वर्ष के अंत तक उल्मर स्केल के अनुसार लॉ हॉलीवुड के सबसे बैंकेबल फिल्म सितारों की शीर्ष 10 सूची में से एक थे। 63 2009 वर्तमान रंगमंच और अन्य परियोजनाओं में वापसी। 2011 के कान फिल्म महोत्सव में लॉ। मई 2009 में लॉ ने लंदन के मंच पर वापसी की और विंधम थिएटर के डॉनमार वेयरहाउस वेस्ट एंड सीजन में विलियम शेक्सपियर के हेमलेट में शीर्षक भूमिका निभाई। बीबीसी ने एक बढ़िया और ठोस प्रदर्शन की सूचना दी, लेकिन लॉ की व्याख्या की अन्य समीक्षाएं शामिल थीं जो मिश्रित थीं। 64 डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल में अगस्त के 25 से 30 2009 को उत्पादन का एक और रन था। 65 सितंबर 2009 में उत्पादन न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉडहर्स्ट थिएटर में स्थानांतरित हो गया। वाशिंगटन पोस्ट ने महसूस किया कि बहुप्रतीक्षित प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। 66 बहरहाल उन्हें एक नाटक में एक प्रमुख अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 67 2009 में ही लॉ उन 3 अभिनेताओं में से एक बन गए जिन्होंने टेरी गिलियम की फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर परनासस में अभिनेता हीथ लेजर की भूमिका निभाई। लॉ के साथ
अभिनेता जॉनी डेप और कॉलिन फेरेल ने फिल्म में 3 अलग-अलग आयाम चित्रित किए हैं। 69, 70, 2010 में लॉ डार्क साइंस फिक्शन कॉमेडी रेपो मैन में फॉरेस्ट व्हिटेकर के साथ दिखाई दिए। 71 और उन्होंने गाय रिची के शर्लक होम्स के रूपांतरण में डॉ वॉटसन की भूमिका भी निभाई, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और रेचल मैकएडम्स भी थे। 72 साथ ही 2011 की अगली कड़ी शर्लक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज भी। 73 2009 में लॉ ने सैली पॉटर की फिल्म रेज में ड्रेग परफॉर्मिंग सुपरमॉडल की भूमिका निभाई। 74 75 उन्होंने 2011 की मेडिकल थ्रिलर कॉन्टेगियन में ब्लॉगर एलन क्रुमविडे का किरदार निभाया। हॉलीवुड रिपोर्टर के आलोचक टॉड मैकार्थी ने चरित्र को उत्कृष्ट कहा। 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉ। मई 2015 में यह घोषणा की गई थी कि लॉ लेनी बेलार्डो PS13 एक अमेरिकी कार्डिनल जो पोप बन जाता है का किरदार निभाएंगे। 77 द यंग पोप नामक 10 एपिसोड की श्रृंखला को स्काई अटलांटिक और कैनाल प्लस ने HBO के साथ संयुक्त रूप से निर्मित किया था और पाओलो सोरेंटिनो द्वारा निर्देशित किया गया था। यह श्रृंखला अक्टूबर 2016 में विभिन्न देशों में प्रसारित होने लगी। 78 द गार्जियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी अपनी समीक्षाओं में रेबेका निकोलसन ने आश्चर्यजनक आकर्षण की प्रशंसा की, जिसके साथ लॉ ने एक प्रतिशोधी सत्तावादी और घायल पुरुष बच्चे के गुणों के बीच संतुलन बनाया, जबकि जेम्स पोनिवोजिक ने उनकी भूमिका को कठोर संवाद से भरा बताया। 79-80 लॉ ने स्पिन-ऑफ सीरीज द न्यू पोप में भूमिका दोहराई, जिसका प्रीमियर 13 जनवरी 2020 को HBO पर हुआ। 81 उन्होंने मिनी सीरीज द थर्ड डे में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 14 सितंबर 2020 को HBO पर हुआ। 82 रियल टाइम मूवी 2007 की शुरुआत में लॉ ने दक्षिण लंदन के बरो मार्केट में लघु फिल्म रियल टाइम मूवी ट्रेलर की शूटिंग की। किसी फिल्म का प्रचार करने के बजाय इस ट्रेलर ने, जो 19 नवंबर 2007 से लंदन भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में नियमित ट्रेलरों के बीच दिखाई दिया, पोलिश कलाकार पावेल अल्थमेर द्वारा एक लाइव कार्यक्रम रियल टाइम मूवी का विज्ञापन किया। 30 नवंबर 2007 को आयोजित इस अफिल्माए गए पुनः अभिनय को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे, जिसमें उन्हीं अभिनेताओं द्वारा रियल टाइम मूवी ट्रेलर में दिखाए गए घटनाओं के क्रम को दिखाया गया, जिसमें अल्थमेर एक पोलिश मजदूर के रूप में शामिल थे। यह प्रदर्शन टेट मॉडर्न द्वारा अपनी द वर्ल्ड एज ए स्टेज प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसने कला और वास्तविकता के बीच की सीमाओं की खोज की। 141, 142, 143 संगीत लॉ वैम्पायर वीकेंड के 2019 एल्बम फादर ऑफ द ब्राइड में एक विशेष कलाकार है, जिसमें वह इसी नाम के गीत के दौरान थॉमस कैंपबेल की कविता लॉर्ड उलिन की बेटी का पाठ करते हैं। 144 मोरलिंग 2005 से लॉ ने एशिया में एक परिधान राजदूत के रूप में डनहिल का प्रतिनिधित्व किया है। 145 जहां 2008 में वह ब्रांड का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन गए और दुनिया भर के विज्ञापन अभियानों में दिखाई देने लगे। 146 147 उसी वर्ष लॉ पुरुषों के परफ्यूम डायर के होम स्पोर्ट का चेहरा बन गए। 148 149 2022 में लॉ और उनके बेटे रैफ दोनों इतालवी लक्जरी ब्रांड ब्रियोनी के राजदूत बन गए। 2010 में लॉ ने हाईगेट लंदन में एक संपत्ति खरीदी। 151 अपनी तत्कालीन साथी सिएना मिलर के साथ प्रिमरोज हिल से चले गए। 152 153 उनका निवास द ग्रोव में था, जो अपने उल्लेखनीय निवासियों के लिए जानी जाने वाली सड़क थी। 154 2000 के दशक के दौरान लॉ के जीवन के बारे में अस्वास्थ्यकर मात्रा में जानकारी मीडिया के कब्जे में रही, जिससे न्यूज़ इंटरनेशनल फोन हैकिंग कांड में उनकी भागीदारी हुई। इसके अतिरिक्त उनके एक पारिवारिक सदस्य पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें जानकारी साझा करने के लिए न्यूज ऑफ द वर्ल्ड द्वारा भुगतान किया गया था। 155 परिवार और रिश्ते लॉ नताशा लॉ के छोटे भाई है,
जो लंदन में रहने वाली एक चित्रकार और कलाकार है। 156 157 उनके माता पिता फ्रांस के वोरेल्ने में रहते हैं, जहां वे अपना ड्रामा स्कूल और थिएटर चलाते हैं। 158 2 सितंबर 1997 को लॉ ने अभिनेत्री सैडी फ्रॉस्ट से शादी की। 159 जिनसे उनकी मुलाकात 1992 में शॉपिंग के सेट पर हुई थी। 160 उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें रैफ और आइरिस शामिल है। 161 29 अक्टूबर 2003 को दोनों का तलाक हो गया। 162 2003 के अंत में अल्फी 2004 की फिल्मांकन के दौरान लॉ और सहकलाकार सिएना मिलर के बीच एक रिश्ता शुरू हुआ। 2004 में उनकी सगाई हो गई। 163 8 जुलाई 2005 को लॉ ने मिलर से उनके बच्चों की आया के साथ संबंध होने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 164 मिलर और लॉ ने नवंबर 2006 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 165 2008 में लॉ अमेरिकी मॉडल सामंथा बर्क के साथ एक संक्षिप्त रिश्ते में थे। 166 167 जिन्होंने सितंबर 2009 में अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। 161 168 उनका 5वां बच्चा 2015 में कैथरीन हार्डिंग से पैदा हुआ था। 161 1 मई 2019 को उन्होंने अपनी प्रेमिका फिलिपा कोन से शादी की। 169 सितंबर 2020 में लॉ ने दंपति के पहले बच्चे के जन्म की घोषणा की, जो उनका छठा भी है। 170 उनका दूसरा बच्चा और उनका 7वां फरवरी 2023 में पैदा हुआ था। 161 171 अभिनय श्रेय। मुख्य लेख जूड लॉ प्रदर्शनों की सूची। पुरस्कार और नामांकन। पतली परत। ट्रॉय माइकल कोत्सुर बटा KTSR बटा। जन्म 24 जुलाई 1968, एक अमेरिकी अभिनेता है। जन्म से बधिर, कोत्सुर ने 1980 के दशक के अंत में नेशनल थिएटर ऑफ द डेफ के साथ काम करके अपने अभिनय की शुरुआत की। उनका टेलीविजन डेब्यू 2001 में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के एक एपिसोड से हुआ था। उनकी फिल्मी शुरुआत 2007 की थ्रिलर फिल्म द नंबर 23 से हुई थी। उनके पुरस्कारों में एक बाफ्टा पुरस्कार, एक अकादमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। बिग रिवर के 2003 के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे की शुरुआत करने के बाद 2012 में सायरानो के निर्माण में कोत्सुर के प्रदर्शन ने उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओवेशन पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उन्होंने फिल्म नो ऑर्डिनरी हीरो, द सुपरडेफी मूवी 2013 का निर्देशन और अभिनय किया और डिज्नी प्लस सीरीज द मंडलोरियन 2019 में अपनी अतिथि भूमिका से व्यापक ध्यान आकर्षित किया। कॉमेडी ड्रामा फिल्म कोरा 2021 में एक बधिर पिता की भूमिका निभाने वाले कोत्सुर को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला, जिससे वह अभिनय का ऑस्कर जीतने वाले पहले पुरुष बधिर अभिनेता और कुल मिलाकर दूसरे, मार्ली मैटलिन के बाद बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कोत्सुर का जन्म और पालनपोषण मेसा, एरिजोना में हुआ था। 2-3 फीनिक्स का सबसे बड़ा उपनगर 24 जुलाई 1968 को जोडी नीट्रू और लियोनार्ड स्टीफन लेन कोत्सुर के यहाँ, जो मेसा के पुलिस प्रमुख थे। 4 जब कोत्सुर 9 महीने का था, उसके माता पिता को पता चला कि वह बहरा है और उन्होंने अमेरिकी सांकेतिक भाषा सीखी ताकि परिवार संवाद कर सके। उनके माता पिता ने कोत्सुर को खेल खेलने और अपने पड़ोस में सुनने वाले बच्चों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोत्सुर ने फीनिक्स डे स्कूल फॉर द डेफ में भाग लिया, जहां उन्हें पहली बार अभिनय में रुचि हुई। उन्होंने वेस्टवुड हाई स्कूल से स्नातक किया, जहां उनके नाटक शिक्षक ने उन्हें वरिष्ठ विविधता शो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कोत्सुर ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद KTSP टीवी, जिसे अब KSAJ टीवी के नाम से जाना जाता है, में इंटर्नशिप की। हालांकि वे फिल्मों का निर्देशन करना चाहते थे, इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने एक संपादक की सहायता की और लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं किया।
वे याद करते हुए कहते हैं, मेरा निर्देशन का सपना तब टूट गया जब मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां मेरी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। 6. इसके बाद उन्होंने 1987 से 1989 तक गैलाउडेट विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और थिएटर, टेलीविजन और फिल्म का अध्ययन किया। 7. आजीविका। जब कोत्सुर को नेशनल थिएटर ऑफ द डेफ से अभिनय का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और गैलाउडेट छोड़ दिया और 2 साल के लिए एनटीडी के साथ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 2 नाटकों में अभिनय किया। 1994 में उन्होंने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया स्थित डेफ वेस्ट थिएटर में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने कई प्रस्तुतियों में अभिनय और निर्देशन किया। 7 मंच पर उनकी भूमिकाओं में ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर में स्टेनली, ऑफ माइस एंड मेन में लेनी और ओफेलिया में प्रिंस हेमलेट की भूमिकाएं शामिल थीं। 8. 2001 में कोत्सूर और श्रवण अभिनेता लाइल कनौस को 1985 के संगीत नाटक बिग रिवर के डेफ वेस्ट थिएटर प्रोडक्शन में एक साथ लिया गया था। कोत्सूर और कनौस दोनों ने हकलबेरी फिन के पिता पाप की भूमिका निभाई थी, जिसमें कोत्सूर ने हस्ताक्षर किए थे और कनौस ने बोलते और गाते हुए। बिग रिवर की सफलता के कारण इस नाटक का प्रदर्शन मार्क टेपर फोरम में हुआ, फिर राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के तहत ब्रॉडवे पुनरुद्धार और न्यूयॉर्क शहर के अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में डेफ वेस्ट का प्रदर्शन हुआ। 8. उन्होंने सू थॉमस, एफबीआई में भी एक आवर्ती भूमिका निभाई थी, साथ ही शो के लिए एएसएल विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया था। 9. जेसन केंट बेटमैन, जन्म 14 जनवरी 1969, 1 अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें फॉक्स बटा नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2003 से 2019 में माइकल ब्लथ और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017 से 2022 में मार्टी बायर्ड की भूमिकाओं के साथ साथ कई कॉमेडी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनके पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। बेटमैन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, जो 1980 के दशक की शुरुआत में एनबीसी ड्रामा सीरीज लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी जैसे 1981 से 1982 तक और द होगन फैमिली 1986 से 1991 तक टेलीविजन पर दिखाई दिए। 3, 4, 5 बेटमैन की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में टीन वुल्फ 2 1987 और नेसेसरी रफनेस 1991 शामिल है। इससे पहले उन्होंने द ब्रेकअप 2006, जूनो 2007, हैनकॉक 2008 और अप इन द एयर 2009 में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कॉमेडी फिल्मों द स्विच 2010, द चेंजअप 2011, हॉरिबल बॉसेस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013, दिस इज वेयर आई लीव यू 2014, हॉरिबल बॉसेस 2 2014, ऑफिस क्रिसमस पार्टी 2016, जूटोपिया 2016 और गेम नाइट 2018 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने द गिफ्ट 2015, द आउटसाइडर 2020, एयर 2023 और कैरीन 2024 में नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई। बेटमैन ने द होगन फैमिली के एक एपिसोड के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, उस समय डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में सबसे कम उम्र के निर्देशक का रिकॉर्ड बनाया। 6. इसके बाद उन्होंने द फैमिली फैंग 2015 और ओजार्क में निर्देशन और अभिनय किया है। ओजार्क में उनके निर्देशन के लिए बेटमैन को 2019 में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। बेटमैन का जन्म न्यूयॉर्क के राय में हुआ था। 2 और वह 4 साल के थे जब उनका परिवार साल्ट लेक सिटी, यूटा और बाद में कैलिफोर्निया चला गया। 7 उनकी मां विक्टोरिया एलिजाबेथ पैन एम की फ्लाइट अटेंडेंट थीं, जो मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के श्रूसबरी की थीं। 8 उनके पिता केंट बेटमैन एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्देशक है। 9, 7, 10 उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री जस्टिन बेटमैन है। 11
7. बेटमैन कई बाल कलाकारों की तरह ब्राइटन हॉल स्कूल में पढ़े। 12. लेकिन स्नातक नहीं हुए। वायर्ड मैगजीन को दिए एक साक्षात्कार में बेटमैन ने स्वीकार किया कि टीन वुल्फ 2 की शूटिंग के दौरान अपनी अंतिम परीक्षा पूरी न कर पाने के कारण उन्हें अपना डिप्लोमा कभी नहीं मिला। 13. बेटमैन और जस्टिन की टेलीविजन शो से होने वाली कमाई उनके माता-पिता के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, जिससे परिवार अपने घर और अन्य जरूरी खर्चों का खर्च उठा पाता था। अभिनय से होने वाली कमाई के एक हिस्से पर बेटमैन की निर्भरता ने उन्हें भूमिकाओं को बनाए रखने और अभिनय उद्योग में बने रहने के लिए चिंतित और दबाव में रहने पर मजबूर कर दिया। 14. एक अभिनेता के रूप में बेटमैन का प्रबंधन उनके पिता ने 20 वर्ष की आयु तक किया, जब तक कि व्यावसायिक संबंध समाप्त नहीं हो गए। 11. आजीविका टेलीविजन बेटमैन 1987 में बेटमैन पहली बार 1980 में गोल्डन ग्राहम के लिए एक अनाज के विज्ञापन में दिखाई दिए और उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी में जेम्स कूपर के रूप में की, जो एक अनाथ लड़का है जिसे उसकी बहन के साथ इंगॉल्स परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1982 से 1984 तक वह टेलीविजन शो सिल्वर स्पून्स में रिकी श्रोडर के बुरे लड़के सबसे अच्छे दोस्त डेरेक टेलर के रूप में एक सहायक चरित्र थे। वह 1984 में नाइट राइडर के तीसरे सीजन के एपिसोड लॉस्ट नाइट में और कई अन्य छोटी टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1984 में सिल्वर स्पून्स पर उनकी लोकप्रियता के जवाब में शो के निर्माताओं ने बेटमैन को सितंबर 1984 से फरवरी 1985 तक एनबीसी सिटकॉम इट्स योर मूव में मैथ्यू बर्टन के रूप में अपनी खुद की अभिनीत भूमिका दी। बेटमैन ने 1980 के दशक के मध्य में अपने टेलीविजन कार्य के लिए किशोर आदर्श का दर्जा अर्जित किया, विशेष रूप से द होगन फैमिली में डेविड होगन की भूमिका के लिए। मूल रूप से इसका शीर्षक वैलेरी था और बाद में वैलेरी हार्पर के श्रृंखला छोड़ने के बाद वैलेरीज फैमिली। वह डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने, जब 18 वर्ष की आयु में उन्होंने द होगन फैमिली के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। 1987 में उन्हें मोशन पिक्चर सीक्वल टीन वुल्फ 2 से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म दिस कांट बी लव में कैथरीन हेपबर्न और एंथनी क्विन के साथ अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 4 श्रृंखलाओं साइमन, शिकागो सन्स, जॉर्ज एंड लियो और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 1999 में 2 ऑफ ए काइंड के एक एपिसोड का निर्देशन भी किया। 2002 में उन्होंने फीचर फिल्म द स्वीटेस्ट थिंग में थॉमस जेन के चरित्र के चंचल भाई की भूमिका निभाई। 2003 में बेटमैन को कॉमेडी सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लथ के रूप में लिया गया था। हालांकि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला कभी भी उच्च रेटिंग हासिल नहीं कर पाई। 7 और 10 फरवरी 2006 को समाप्त हो गई। शो को वसंत 2013 में पुनर्जीवित किया गया था। बेटमैन ने श्रृंखला में अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब शामिल है। उन्हें 2005 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए एमी अवार्ड 15 के लिए भी नामांकित किया गया था। गिरफ्तार विकास के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर मूल कलाकारों के साथ जारी किए गए हैं, जिसमें बेटमैन भी शामिल है। 16 बेटमैन ने 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में द मेजोरिटी रिपोर्ट के लिए अरेस्टेड डेवलपमेंट के सहकलाकार डेविड क्रॉस के साथ कमेंट्री की और 12 फरवरी 2005 को एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 17 2006 में वह स्क्रब्स के एपिसोड माई बिग बर्ड में मिस्टर सटन की भूमिका में एक अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जो एक कचरा उठाने वाला व्यक्ति था जिसके पास पालतू जानवरों के रूप में खूंखार शुतुरमुर्गों का झुंड था। 2009 में बेटमैन अल्पकालिक फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला सिट डाउन, शट अप के लिए एक नियमित आवाज अभिनेता बन गए। उन्होंने लैरी लिटिलजंग की आवाज दी,
जो जिम शिक्षक और एकमात्र स्टाफ सदस्य है जो पढ़ा सकता है। 18 2010 में बैटमैन और गिरफ्तार विकास के सहकलाकार विल आर्नेट ने डिजिटल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रोडक्शन कंपनी डंबरम प्रोडक्शंस बनाई। उनका पहला वीडियो प्रोम डेट था, जो ऑर्बिट के लिए डर्टी शॉट्स की श्रृंखला में पहला था। 19/2012 में बैटमैन ने गिरफ्तार विकास के पुनरुद्धार के लिए माइकल ब्लथ की अपनी भूमिका में बाकी मूल कलाकारों के साथ वापसी की। अब नेटफ्लिक्स द्वारा प्रायोजित श्रृंखला ने 26 मई 2013 को अपने इंस्टेंट वॉच वेबसाइट पर सीजन 4 जारी किया। उम्मीद की जा रही थी कि श्रृंखला एक संभावित फीचर फिल्म के साथ साथ जारी रहेगी। नए चौथे सीजन के लिए बैटमैन को एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 2017 में बैटमैन ने नेटफ्लिक्स ड्रामा ओजार्क में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में टेलीविजन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाई जिसे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन हेतु अपने परिवार को मिसौरी स्थानांतरित करना पड़ता है। मार्टी बर्ड के रूप में बैटमैन के अभिनय की तुलना एएमसी के ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रेस्टन द्वारा वाल्टर व्हाइट के चित्रण से सकारात्मक रूप से की गई है। 21 ओजार्क के लिए ड्रामा सीरीज में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीतने के बाद बैटमैन को उनके स्वीकृति भाषण के लिए प्रशंसा मिली। इसमें उन्होंने कहा, तो मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं जो घर पर है और अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बस एक नौकरी की दूरी पर है। आप बहुत प्रतिभाशाली है। डटे रहो। 22-23 2021 में बैटमैन ने लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के तीसरे संस्करण के लिए तीसरे सीजन के एपिसोड किड्स कैन बी क्रूएल के पुनर्निर्माण में द फैक्ट्स ऑफ लाइफ के टिम होलीफील्ड की भूमिका निभाई। 24 पतली परत मार्च 2018 में बैटमैन। 2004 में बैटमैन डॉजबॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में ESPN 8 द ओचो के कमेंटेटर पेपर ब्रूक्स के रूप में और स्टार्सकी एंड हच में केविन विंस वॉन के बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 2006 के द ब्रेकअप में वॉन के साथ फिर से काम किया। 2007 में उन्होंने स्मोकिन एसेस में बेन एफ्लेक के साथ पूर्व वकील रूपर्ट रिप रीड की भूमिका निभाई और द किंगडम, मिस्टर मैगोरियम वंडर एम्पोरियम और जूनो में भी अभिनय किया। 2008 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म हैनकॉक में विल स्मिथ और चार्लीज थेरॉन के साथ सह-अभिनय किया। बैटमैन की 2009 की फिल्मों में एक्सट्रैक्ट, माइक जज द्वारा लिखित और निर्देशित, 25 और कपल्स रिट्रीट शामिल। 26 2010 में उन्होंने जेनिफर एनिस्टन के साथ रोमांटिक कॉमेडी द स्विच में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने कॉमेडी पॉल में स्पेशल एजेंट लोरेंजो जोइल की भूमिका निभाई और हॉरिबल बॉसेस और द चेंजअप में अभिनय किया। मार्च 2012 में विल आर्नेट के साथ बैटमैन के पहले कार्यकारी निर्माता क्रेडिट मैनसोंग को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पॉटलाइट चयन के रूप में घोषित किया गया था। 27 मॉर्गन स्परलॉक द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र पुरुष पहचान पर एक हास्यपूर्ण नज़र है, क्योंकि यह पुरुषों की सौंदर्य आदतों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें सेलिब्रिटी और विशेषज्ञ कमेंट्री शामिल है। उन्होंने 2012 में थ्रिलर फिल्म डिस्कनेक्ट के साथ एक नाटकीय मोड़ दिया और 2013 की कॉमेडी फिल्म आइडेंटिटी थीफ और 2014 की कॉमेडी दिस इज वेयर आई लीव यू और हॉरिबल बॉस 2 में अभिनय किया। उन्होंने 2014 की डॉक्यूमेंट्री पंप का वर्णन भी किया। 28 2013 में बैटमैन ने बैड वर्ड्स के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने द फैमिली फैंग के रूपांतरण का निर्देशन और अभिनय भी किया। 31 बैटमैन ने जूटोपिया में थग कलाकार लोमरी निक वाइल्ड की आवाज दी। 2018 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म गेम नाइट में अभिनय और निर्माण किया। उनके अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई
और उन्हें सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में एक हास्य अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। 32-33 बेटमैन मम्फोर्ड एंड सन्स के गीत होपलेस वांडरर के वीडियो में है। 34 2020 में बेटमैन को रयान रेनॉल्ड्स के साथ क्लू रीमेक का सहकलाकार और निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। बाद में उन्हें ओजार्क के साथ शेड्यूल संघर्ष के कारण पीछे हटना पड़ा। 35 मार्च 2022 में बेटमैन ने एप्पल स्टूडियो के लिए स्कारलेट जोहानसन अभिनीत फिल्म प्रोजेक्ट आर्टेमिस का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण जून में इस परियोजना को छोड़ दिया। अंततः उन्हें ग्रेग बर्लेंटी द्वारा निर्देशक के रूप में बदल दिया गया। 36, 37, 38 सितंबर 2022 में घोषित बेटमैन को नेटफ्लिक्स की डार्क वायर का निर्देशन करने के लिए चुना गया है, जो जोसेफ कॉक्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म है। 39 जनवरी 2023 बेटमैन आउटलास्ट के कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 2023 में हुआ था। तो बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 18 सितंबर 2025 को ये रिलीज़ होने वाली है, मिनी सीरीज़ है। और एपिसोड की बात कर ले 6 से 7 एपिसोड हमें इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ की आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।